एक व्यक्ति ये है जिसने बी से ऋण लिया है, इसका डिटेल 1000 रुपया, और ये इनकार करता है कि इसने बी से कोई रुपया लिया है। फैक्ट इन इस पर क्या है? वो इनकार करना पैसा लेना। फैक्ट इन इस पर क्या है? पैसा लिया है। यानी अगर इनके बीच कोई विवाद होता है तो क्या डिसाइड किया जाएगा कि ए ने, क्योंकि इस स्थिति में क्या है, ए कहता है कि हमने कोई ऋण नहीं लिया है, बी कहता है कि हमने कोई ऋण नहीं दिया है, और बी कहता है कि हमने कोई ऋण नहीं लिया है। ए क्या कहता है कि हमने ऋण दिया है, बी कहता है हमने ऋण नहीं लिया। दिया है असर्टन, ये स्वीकृति है इस बात की, बी कहता है कि नहीं लिया है, ये डिनायल है। ए का ये कहना कि उसने ऋण दिया है स्टेटमेंट है, एडमिशन है, कन्फेशन है। स्टेटमेंट बी का ये कहना कि उसने कोई ऋण नहीं लिया है, स्टेटमेंट है। ओके, जब हम सभी को स्टेटमेंट कह रहे हैं तो एडमिशन किसको कहेंगे? परसों दे दूंगा, 4 रोज बाद दे दूंगा। क्योंकि हमने 3 शब्द लिखे हैं, एक कथन है, एक स्वीकृति है, एक संस्वीकृति है। इसको एक और एग्जांपल से देते हैं। और ए एक मर्डर का एक्यूज्ड है, किसी की हत्या हुई है, समझ लीजिए किसी की हत्या हुई, और ये इसका एक्यूज्ड है, और बी इसका डॉक्टर है जो इसका इलाज कर रहा है, और बी जब ए से पूछता है कि ये चोटें तुमको कैसे लगी, तो ये कहता है कि जो मृतक था उसने मुझ पर वार किया था और जिस वजह से मुझे चोटें आई हैं। समझ रहे हो? इस मामले में ए का ये कथन कि इसकी वजह से इस पे चोटें आई हैं, स्टेटमेंट है, एडमिशन है, कन्फेशन। जुडिशियल कन्फेशन। इसको भी थोड़ा देर रखते हैं फिर इधर आते हैं। बी सी को कहता है कि मैंने ए का ऋण लिया है। ये एक वही खाता मेंटेन करता है जिसमें लिखा हुआ है कि इसने ऋण लिया है। ए जिस दिन ये ऋण दिया था, ये एसएमएस से इसको मैसेज भेजता है कि आज की तारीख में मैंने तुम्हें इतना ऋण दिया। ये क्या है? एडमिशन। स्टेटमेंट एडमिशन में कैसे कन्वर्ट हो गया? अभी तक तो एडमिशन था सर। इस मामले में ये कौन है? ये डॉक्टर। ए का इलाज कर रहा है और इसके पूछे जाने पर कि तुम्हें चोटें कैसे आई, ये कहता है कि जिसकी मृत्यु हुई है उसने मुझ पे हमला किया था और जिसकी वजह से मुझे चोटें आई हैं। ये स्टेटमेंट है, कन्फेशन है, एडमिशन है। स्टेटमेंट। बात समझ रहे हैं? क्योंकि अब हम लोग जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं वो एडमिशन।
और जब हम एडमिशन की चर्चा करेंगे तो ये सारी बातें आएंगी कि कब स्टेटमेंट एडमिशन बन जाता है, कब स्टेटमेंट कन्फेशन बन जाता है। स्टेटमेंट कि जब सभी चीज़ों में स्टेटमेंट है, इसमें भी कन्फेशन में भी स्टेटमेंट है, एडमिशन में भी स्टेटमेंट है। तो अगर हम ये कहें this one a statement, admission, confession। इस डायग्राम से क्या पता चलता है? Admission and confession. All confession are Statement and admission. all confession are admission and statement. All admission are Admission and statement. or all statements are Statement and statement. क्या पता चलता है? स्टेटमेंट जेनेसिस है। यस, स्टेटमेंट से जीनस है, एडमिशन स्पेसिस है और कन्फेशन सब स्पेसिस है। ये ना एडमिशन पे जिस वक्त हम लोग चर्चा करेंगे इसके लिए जो सेक्शंस है कहाँ पे 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और ग्रेजुएट 25 एक सेट ये है। दूसरा साथ में हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 53 और 121 to 123। ये प्रोविजन है इस टॉपिक का। ये सब सेक्शन पढ़ना है कुछ। जी देखिए एडमिशन की क्या परिभाषा दी गई है। एडमिशन इज ए स्टेटमेंट, यानी एडमिशन जब भी होगा एक स्टेटमेंट है, लेकिन प्रत्येक स्टेटमेंट नहीं है। ये किस तरीके का हो सकता है? ओरल हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है। क्या करता है? It suggests any inference as to any fact in issue or relevant fact। ये किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का अनुमान इंगित करता है, इन्फ्लुएंस कर रहा है कि कोई विवादक तथ्य है, फैक्ट इन इश्यू है या कोई रेलेवेंट फैक्ट है उसके बारे में। एंड विच इज मेड बाय any of the person and under the circumstances hereinafter mentioned। ये उन व्यक्तियों के द्वारा और उन परिस्थितियों में किया गया है। अभी अब वापस इस एग्जांपल पे आ जाइए। इसने क्या किया था? इसने एसएमएस लिखा था। ये कौन सा फॉर्म है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है। इसने इसको कहा था कि तुमने ऋण
लिया है, ये कहता है तो हमने ऋण नहीं लिया, नहीं लिया है, लेकिन सी को कहता है लिया है, लिया है। सी के सामने एडमिशन। अब ये बताइए, ये ओरली कह रहा है और इसमें साथ में इसने जो बही खाता है उस पे लिख रखा है, तो उसने ऋण 1000 रुपया लिया है। हमें एडमिशन के लिए कितने फॉर्म्स की जरूरत होती है? ओरल, रिटेन और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो सारे के सारे यहाँ मौजूद हैं। स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट कितने तरीके का है? एक कहता है कि हमने ऋण नहीं लिया है, यहाँ कहता है कि इसने ऋण लिया। अपने ही ये जो कहता है कि हमने ऋण नहीं लिया है, ये किसके फेवर में जा रहा है? बी के फेवर, बीवी के फेवर में। और जब सी से कहता है कि हमने ऋण लिया है, ये किसके फेवर में जा रहा है? ए के फेवर में। तो इसमें से दोनों में से हम कौन सा इसका स्टेटमेंट एज ए एडमिशन रिलेवेंट घोषित करेंगे? जो उसके फेवर में जा रहा हो या जो उसके अगेंस्ट में जा रहा हो? क्योंकि इसने क्या कहा, देखिए वापस परिभाषा पे, एंड दिस इज मेड बाय एनी ऑफ द पर्सन अंडर द सर्कमस्टांसेस हेयरइनआफ्टर मेंशन्ड। ये किस व्यक्तियों के द्वारा और किन परिस्थितियों में किया गया है? जो इसके आगे मेंशन्ड है। इसके आगे का मतलब समझ रहे हैं? इतना तो क्लियर हो गया कि एडमिशन स्टेटमेंट है, लेकिन स्टेटमेंट को एडमिशन बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए, और वो क्वालिफिकेशन क्या है? ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा ही होना चाहिए और कुछ परिस्थितियों में ही होना चाहिए, तभी वो जाके एडमिशन कहलाएगा। सभी के सभी कोई भी बात स्टेटमेंट एडमिशन नहीं कहलाएगी। दूसरी चीज, इस मामले पे आते हैं। यहाँ क्या है? इसका मर्डर हुआ है और ये इसका एक्यूज्ड है, और ये डॉक्टर से क्या कह रहा है कि ये जो चोटें मुझे आई हैं उस एक्यूज्ड के द्वारा आई हैं, सॉरी उस विक्टिम के द्वारा आई हैं। ये कॉन्फेशन है या एडमिशन है? एक्स्ट्रा जुडिशियल कॉन्फेशन। पहले हमें बताइए, क्योंकि देखिए अगर हम पूरी देख लेंगे, अगर 15 से 25 तक के 22 21 तक या 25 तक के प्रोविजन जो आपके एडमिशन से कंसर्निंग है, कहाँ से कहाँ तक है? 15 to 25। क्या कहीं कॉन्फेशन डिफाइंड है? एडमिशन डिफाइंड है, कॉन्फेशन डिफाइंड नहीं है। तो कॉन्फेशन किसको कहेंगे? कोई ऑफेंस कर रहा है। कॉन्फेशन क्या है? आप कॉन्फेस कर रहे हो, वो क्या है? आप जाते होंगे वो अगर कहीं चर्च वगैरह में, वहाँ एक कॉन्फेशन रूम बना, बॉक्स बना रहता है, वहाँ जाके लोग कॉन्फेस करते हैं अपने अपराधों का, अपनी गलतियों का, अपने के प्रायश्चित करने के लिए। तो कॉन्फेशन जब डिफाइन नहीं है, तो ये भी चलिए हमने क्या देखा इसको, कॉन्फेशन सब स्पेसिस है, यानी पहले ये एडमिशन है। यहाँ के कंडीशन में ये एडमिशन है या कॉन्फेशन है? डॉक्टर से कह रहा है कि मुझे ये चोट विक्टिम के द्वारा आई। तो अपराध की मांग है, तो कन्फेशन। कहा इसने कि मैंने उसे मारा है? नहीं, कहा नहीं। कन्फेशन इसने तो नहीं कहा कि मैंने उसे मारा है। और चलिए मैंने मारा भी है उसे, ये भी तो हो सकता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में मैंने मार दिया हो, राइट टू प्राइवेट डिफेंस में मार दिया हो, इस वजह से भी तो इसकी मृत्यु होगी ना। तो क्या एडमिशन है या कॉन्फेशन है? स्टेटमेंट है सर। स्टेटमेंट तो सभी में रहेगा, एडमिशन में भी रहेगा, कॉन्फेशन में भी रहेगा। जब ये कहता कि मैंने इसे मारा है, तब ना कॉन्फेशन होता। कॉन्फेशन क्या है? या तो उस अपराध की स्वीकृति कर ले या उस सारे फैक्ट को स्वीकार कर ले जो उस अपराध को गठित करते हैं, देन वो संस्वीकृति। ये तो सिर्फ ये कह रहा है कि मुझे चोट आई है उस विक्टिम के द्वारा, ये तो स्टेटमेंट तो होगा ही होगा। ये अब हमें तय करना है कि ये स्टेटमेंट जो है ये कॉन्फेशन की श्रेणी में आएगा कि एडमिशन की श्रेणी में आएगा।
ये एडमिशन है। आपका कहना है कि एडमिशन सिर्फ सिविल मामले में होता है। हम लोग भी आगे चर्चा करेंगे ताकि तब पता चल जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि सिविल मामले में कब होता है। क्योंकि हमने अभी अभी आपको कहा कि कहीं भी कॉन्फेशन डिफाइन नहीं कर रखा गया है। जब जो कॉन्फेशन हमें डिफाइन नहीं कर दिया तो एडमिशन के ही सारे रेंज में कॉन्फेशन भी आएंगे। यानी जब हमारा 22 से 24 तक का प्रोविजन जाएगा वो सब के सब कॉन्फेशन के श्रेणी में आ रहे हैं, लेकिन है तो एडमिशन के ग्रुप में। आप देख लीजिए बेयर एक्ट में जहाँ आप शुरुआत कर रहे हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, कॉन्फेशन लिखा हुआ है कहीं। हर चीज इसको याद रखिएगा, ये सब के सब स्टेटमेंट है। यानी स्टेटमेंट जो है वो जीनस है, एडमिशन स्पीसीज है और कन्फ्यूजन। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि क्रिमिनल मामला हो गया तो इसकी वजह से कन्फ्यूजन हो गया। थोड़ी सी बारीकियां हैं, इनको ध्यान में रखिए। पंद्रह जो डेफिनेशन देता है हमें, उससे 4 बातें निकल के आती हैं। क्या क्या? पहला कि ये स्टेटमेंट है किस फॉर्म में, या तो ओरल हो, डॉक्यूमेंट्री हो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, पहली चीज। दूसरा, ये क्या करता है, ये सिर्फ सजेस्ट एनी इन्फ्लुएंस, ये किसी अनुमान को इंगित करता है। किस तरह का अनुमान? कोई फैक्ट इन इश्यू है या रेलेवेंट फैक्ट, उसके बारे में एक अनुमान देता है। हमेशा इस बात पे देखिए स्ट्रेस दीजिएगा कि जो बेयर एक्ट में लिखा है आप वही भाषा बोलिएगा। ये सिर्फ अनुमान इंगित करता है, ये सजेस्ट इन्फ्लुएंस, यानी इस तरह का कोई प्रमाण नहीं दे रहा है वो आपको, एक सिर्फ अनुमान दे रहा है। तीसरी, ये किन व्यक्तियों के द्वारा की जाएगी, और चौथा, किन परिस्थितियों में की जाएगी। अब पढ़ लीजिए एक बार। एडमिशन इज अ स्टेटमेंट, ओरल और डॉक्यूमेंट्री और कंटेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म which suggest any inference as to any fact in issue or relevant fact, and which is made by any of the persons and under the circumstances hereinafter mentioned. Any of the persons, ये किसकी बात कर रहा है? जो मामला अब आएगा, यानी जो 16 में है, 17 में है, 18 में। A statement made by a party to the proceeding. इसने proceeding शब्द का इस्तेमाल किया है। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सूट और proceeding। इसने proceeding शब्द इस्तेमाल किया है। कौन? पार्टी टू द proceeding, यानी ये कौन हो सकते हैं? वाद के पक्षकार। वाद के पक्षकार कौन है? सिविल मामलों में प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, क्रिमिनल मामलों में प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन किसको रिप्रेजेंट करता है? स्टेट को। और डिफेंस प्रोसिक्यूशन किसको रिप्रेजेंट करता है? एक व्यक्ति की हत्या हुई है, एक हत्यारा है, प्रोसिक्यूशन किसको रिप्रेजेंट करेगा? जिसकी हत्या हुई है, स्टेट को। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबकी रक्षा करना, वो तो हम समझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है?
विक्टिम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसको सजा दिलवा रहा है। प्रोसिक्यूशन का काम सजा क्या? तो किसको सजा दिलवा रहा है? एक्यूज्ड को। और दूसरी तरफ कौन है? जब सजा दिलाएगा तो किसको फायदा होगा? आप लोग ऐसा कंसल्ट किया है? फायदा सोसाइटी को फायदा होता है। क्या विक्टिम पार्टी है? हमारा प्रश्न ये है। नहीं, विक्टिम पार्टी है? नहीं है। कोर्ट होल्ड में नहीं है। तो क्या कह रहा है ये? वाद के पक्षकार। पक्षकार में कौन आएंगे? सरकार, मामला सिविल हुआ तो पार्टीज, प्लेंटिफ है, क्रिमिनल हुआ तो प्रोसिक्यूशन है, डिफेंस, दोनों पीएनपीडी। ये किसके द्वारा किया जाएगा? वाद के पक्षकार। और दूसरा कौन है? वाद के पक्षकार कौन होंगे? ये तो हम लोग क्लियर देख लिए। जिनका नाम रहेगा रिकॉर्ड पे वही वाद के पक्षकार हैं। नहीं, और भी व्यक्ति हो सकते हैं जो बाद में भी जुड़ते हैं। अगर एक से अधिक पक्षकार है, अपने को प्लेंटिफ को डिफेंडेंट, हम लोग किसी भी से जब शुरू करेंगे वहां बताएंगे। तो अगर एक से अधिक पक्षकार है, एक से अधिक डिफेंडेंट है, एक से अधिक प्लेंटिफ है, एक से अधिक डिफेंडेंट है, तो एक प्लेंटिफ का स्टेटमेंट या एडमिशन दूसरे डिफेंडेंट पे क्या प्रभावी होगा? हम क्या सवाल पूछ रहे हैं? अगर पक्षकार पार्टीज ये हैं, इधर प्लेंटिफ P1, P2, P3, P4 और इधर डिपेंडेंट 1, डिपेंडेंट 2। अब ये कोई स्टेटमेंट देता है तो क्या ये सब पे प्रभावी होगा या सब पे प्रभावी होगा? ये तो कोई स्टेटमेंट देगा ना, कोई एडमिशन करेगा। मान लीजिए किसी तरह के ऋण की बात है, चारों मिलकर ऋण लिए हो, इनमें से एक कहता है कि हमने ऋण लिया है, 3 कहते हैं हम नहीं लिए। क्या स्थिति बनेगी? ये इनके पक्ष में लागू हो जाएगा, इनके विपक्ष में लागू हो जाएगा, किसके पक्ष में लागू करेंगे? एक की बात तो समझ में आती है, अगर इतने सारे लोग हो तो होता नहीं है क्या? को प्लेंटिफ को डिफेंडेंट होते हैं ऐसी स्थिति में। आइए इसको थोड़ा देर बाद समझेंगे, जब हम समझ लेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। याद रखिएगा, ये चीज समझाना है, क्योंकि एक चीज बता देंगे फिर आपको क्लियर। दूसरा कौन है? एजेंट। किसका? पार्टीज का एजेंट। ऑथराइज्ड है, अनऑथराइज्ड है? कोर्ट मानता है या अपने आप से? कोर्ट मानता है। देखिए क्या लिखा हुआ। A statement made by the party to the proceeding or by an agent to any such party whom the court regards under the circumstances of the case as expressly or impliedly authorized by him to make them are admissions। का मतलब क्या हुआ? एक तो यह है कि आप एजेंट को खुद बहाल करते हैं। एडवोकेट क्या है? एजेंट है। क्लाइंट का एजेंट है? नहीं सर। एजेंसी कहाँ डिफाइन है? कॉन्ट्रैक्ट में। कितने सेक्शन में? सर लास्ट सेक्शन तरफ याद नहीं है। हाँ ठीक है, इसी तरह आंसर भी लिखेगा। एजेंसी का मतलब क्या होता है? चलिए सेक्शन नहीं याद है, कोई बात नहीं। एजेंसी का क्या मतलब होता है? जबकि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ कार्य करने के लिए ऑथराइज्ड हो तो उसका एजेंट कहलाता है। ओके। सिविल मामलों में कौन एजेंट होता है? जैसे एडवोकेट की अगर बात करें तो एक एडवोकेट कल जाके कहते कि हाँ हमने 1000 रुपया लिया है, एक क्लाइंट पे बाइंडिंग हो जाएगी?
क्यों? ये तो ऑथराइज है ना। एडमिशन एजेंट ये कह दे कि मेरे क्लाइंट ने मर्डर किया, नहीं होगा। क्यों? नहीं हो गया, एक्सेप्ट होगा। कहाँ एक्सेप्शंस क्रिएट किया गया है? हम तो एडमिशंस की बात कर रहे हैं। इसने क्या कहा? ऑथराइज एजेंट। आप वकालतनामा साइन करके उसको ऑथराइज एजेंट नहीं बनाते हैं? नहीं, एजेंट नहीं है। एजेंट नहीं है। एजेंसी क्रिएट नहीं हो रही है। क्या जरूरी है एजेंसी के लिए? पे सूट हो सकता है, आप पे आप दूसरे के विपक्ष में सूट कर सकते हैं, आप खुद केस लड़ सकते हैं, वकील के माध्यम से केस लड़ सकते हैं। ऐसी बाइंडिंग थोड़ी है कि आप हमेशा वकील के माध्यम से ही केस लड़ेंगे, ऐसे है क्या? नहीं है। आप खुद भी लड़ सकते हैं, लेकिन आप जब दूसरे को ऑथराइज करते हैं तो क्या करते हैं? अपने ही काम करने के लिए ऑथराइज करते हैं, तो एजेंट नहीं है। एजेंसी बन नहीं रही है। हमें तो ये पूछ रहे हैं कि एजेंसी फॉर्मेशन के लिए क्या नेसेसरी है, क्यों नहीं एजेंसी बन रही है? एजेंट है, एडवोकेट एजेंट है। सवाल हमारा दूसरा है कि क्या एजेंट क्या एडमिशन पार्टी पे बाइंडिंग रखेगा? क्यों? सर मतलब एक एडवोकेट के पास जो दिया हुआ ये नहीं होगा। अच्छा, आपको कॉमन सेंस इतना कह रहा है ना कि बाइंडिंग नहीं रखेगा। वेरी गुड। क्यों कह रहा है? क्योंकि यहाँ बाइंडिंग इफेक्ट तब रखेगा जब आपने स्पेशली ऑथराइज्ड कर रखा है उसे कि ये चीज आप एडमिट कर लेगा, देन रखेगा। अदरवाइज नहीं करेगा, क्योंकि वो आपके डिफेंस के लिए लड़ रहा है, आपको बचाने के लिए लड़ रहा है। अगर आपने स्पेशली ऑथराइज कर रखा है देन वैसे कंडीशन में उसका एडमिशन आपके ऊपर बाइंडिंग इफेक्ट रखेगा। एक तो एजेंट वाली ये बात हुई। क्रिमिनल मामले में एजेंसी लागू होती है? नहीं लागू होती है। और बद्री राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस याद है? बद्री राय, राम बाबू सुनार, श्यामजी सुनार, क्या कर रहे थे वो दोनों? गला रहे थे। बद्री राय जाते हैं थाने, पुलिस को कहते हैं मामला ठंडा कर दीजिए। नहीं रोड पे मिलता है। हम अब पूरा स्टोरी फिर से थोड़ी सुनाएंगे हम तो आपको संक्षेप में आपको रिकॉल करवा रहे हैं। राम जी नहीं जाते हैं। राम जी नहीं जाते हैं। हाँ। तो वैसी स्थिति में हमने क्या कहा था कि जब मामला कॉन्स्पिरेसी का हो तो जो जितने भी कॉन्स्पिरेटर हैं वो क्या हैं? एक दूसरे के एजेंट हैं। तो अगर एक कॉन्स्पिरेटर एडमिट कर लेता है तो दूसरे पे बाइंडिंग होगा? नहीं होगा। अनवर्दी ऑफ क्रेडिट उसमें है अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है सर। अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है। अब कहाँ से क्या क्या बोलते रह रहे हैं। इसमें कहाँ कंफ्यूजन है बताइए। पहले बताइए कि क्रिमिनल मामलों में एजेंसी क्रिएट होगी कि नहीं होगी? नो अभी बताया सर आपने। अभी हम क्या कह रहे हैं, उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट निकल के आया था कि जब मामला कॉन्स्पिरेसी का हो तो सारे के सारे कॉन्स्पिरेटर क्या हैं? एजेंट। एक दूसरे के एजेंट हैं। और वैसे स्थिति में एक एजेंट, हम उसको क्यों सारे कॉन्स्पिरेटर को एक ही ऑफेंस के लिए क्यों सजा दे रहे थे? कॉमन इंटेंशन था उनका। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी
कार्य को अवैध कार्य को करने के लिए सहमत होते हैं या किसी वैध कार्य को अवैध तरीके से करने के लिए सहमत होते हैं, यह सहमति ही अपने आप में अपराध थी। यही बात है ना। तो जब दो से दो अधिक व्यक्ति हैं तो एक दूसरे के सब क्या हैं? एजेंट है। तो जब एक एजेंट अगर किसी चीज को एडमिट करता है तो दूसरे पे बाइंडिंग इफेक्ट नहीं रखेगा। हाँ, वो कोई एक्यूज्ड वाली जो आप बता रहे हैं कॉम्प्लेक्स वाली बात, वो दूसरी स्थिति है। 119 का 2 पढ़ रहे हैं। 114 उसमें कहाँ लिखा है क्या? आगे पढ़िए तो पूरा। आज पहले बताइए एक्कॉम्प्लिस कौन है? सहअपराधी। और कोई एक्यूज्ड कौन है? सहअभियुक्त। और कॉन्स्पिरेटर कौन है? हमने क्या कहा कि जब लेजिस्लेचर शब्दों का इस्तेमाल करता है आप भी अलर्ट रहिए, सबका अलग अलग मीनिंग होता है। उसने कोई एक्यूज्ड लिखा है, एक्कॉम्प्लिस लिखा है, उसने अप्रूवर लिखा है, नहीं लिखा है। इसलिए तो बोले कि शब्दों को पकड़िए, लेजिस्लेचर के इंटेंशन को आप समझिएगा वो क्या कहना चाह रहे हैं। जब वो एक समय खुद ही अपने जजमेंट में इस बात को कह रहा है बद्री राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कि जब सारे के सारे कॉन्स्पिरेटर क्या होंगे? एजेंट होंगे। तो एजेंट की लायबिलिटी किसके प्रति होती है? प्रिंसिपल। यहाँ प्रिंसिपल कौन है? एक दूसरे का एजेंट है। तो जब एक एजेंट है तो दूसरा प्रिंसिपल है, दूसरा एजेंट है तो पहला प्रिंसिपल है। ये एजेंसी में चल रही है क्योंकि सबके सब कॉन्स्पिरेसी में मिले हुए हैं। हमारा सवाल क्या था कि ये ऑथराइज्ड एजेंट है, ये अगर कोई स्टेटमेंट देता है, क्योंकि अभी हम लोग एडमिशन की कंसर्निंग जो चीज डिस्कस कर रहे हैं उसमें किस चीज की चर्चा है? Which is made by any of the person। लिखा है ना here in after। here in after मतलब जस्ट 16 में क्या कहता है? एक तो पार्टी जाएगा बात के पक्ष का, दूसरा उसके ऑथराइज्ड एजेंट। क्या कॉन्स्पिरेटर ऑथराइज्ड एजेंट होता है? इसी बारीकी को पकड़ना था। वो ऑथराइज्ड एजेंट नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं आप कंफ्यूज्ड नहीं होइएगा, क्योंकि ये कौन होगा? एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली ऑथराइज्ड बाय हिम। किसके द्वारा? पार्टीज के द्वारा। पार्टी मतलब ये जो पक्ष या पक्षकार है इसके द्वारा ये ऑथराइज होना चाहिए, या तो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली। इम्प्लाइडली कैसे? उसके कंडक्ट से पता चलेगा कि हाँ आपने इसको ऑथराइज कर रखा है। तो आप हमें ये बताइए कि अगर माइनर के लिए अगर गार्जियन है तो वो कोई एडमिशन देता है तो कोई माइनर पे बाइंडिंग होगा? नहीं होगा। क्यों होगा? माइनर बाइंडिंग कैसे होगा? कुछ चीजें हमेशा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए जहां दिक्कत आ रही है, क्योंकि माइनर खुद केस लड़ नहीं पाएगा तो ऐसी स्थिति में उसको रखना पड़ेगा किसी को। लेकिन अगर वो कोई एडमिशन कर लेता है तो क्या वो उस पर बाइंडिंग इफेक्ट रखेगा? क्योंकि ऑथराइज करने के लिए क्या ये कैपेबल है माइनर? इसलिए नहीं है। समझ रहे हैं? तीसरा कौन है? देखिए क्या कहता है? पार्टीज टू सूट सुइंग और सुइड इन रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर। जो प्रातिनिधिक रूप से वाद जिस पे लाया जाता है या जिस पे लाया गया है, प्रातिनिधिक रूप से वाद, रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर और रिप्रेजेंटेटिव सूट दोनों में अंतर है। रिप्रेजेंटेटिव सूट अलग मैटर है, रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर अलग मैटर है। रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर का मतलब जिस किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे में कौन लोग आएंगे? जैसे अगर ट्रस्टी है, ट्रस्टी किसको रिप्रेजेंट करता है? बेनिफिशियरी को। ये जैसे वो क्या कहते हैं एग्जीक्यूटर है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एग्जीक्यूटर कहाँ बहाल होती है? एडमिनिस्ट्रेटर है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है?
जब विल आप करते हैं तो उसमें एक एग्जीक्यूटर की बहाली होती है। जो आपके विल करने वाला तो गुजर जाता है ना, तो उसको एग्जीक्यूट करने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए ना। तो वो व्यक्ति किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिसीज्ड पर्सन को। किसको सर? मरे हुए मृत व्यक्ति। समझ रहे हैं? तो उस व्यक्ति का ये कह रहा है कि parties to suit or suing to their representative creditor are not admission unless they are made while the parties making them held that creditor। ये कब तक इनका एडमिशन है? क्योंकि क्या कहें कि किन परिस्थितियों में भी हमें देखना है, यानी कि जब तक ये रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में है और जब उस वक्त को एडमिशन करते हैं वो रेलेवेंट होगा, उससे पहले नहीं, उसके बाद नहीं। यानी जब तक उनका रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर चल रहा है तभी तक। यानी थर्ड कौन? वो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में जो भी व्यक्ति है। फोर्थ, जिसका किसी संपत्ति पे या क्या कहता है persons who have any proprietary or pecuniary interest in the subject matter of the proceeding। जिसका किसी संपत्ति पे कोई अधिकार या इंटरेस्ट क्रिएट होता है। ऐसे में कौन लोग आएंगे? जैसे किसी भवन का कोई को ओनर है, एक ही प्रॉपर्टी के दो सहस्वामी हो सकते हैं, तो उनका क्या इंटरेस्ट रहता है उस प्रॉपर्टी पे? किस तरीके का इंटरेस्ट है? प्रॉपर्टी या फिर पिक्यूनरी, ये तो इंटरेस्ट है। या पार्टनर्स जो हैं उनका किस पे किस तरीके का इंटरेस्ट रहता है? ये इंटरेस्ट रहता है, पिक्यूनरी है। तो ये लोग जो हैं, लेकिन कब तक? फिर वही बात आ जाएगी, who make the statement their character or person so interested, subject matter of proceeding, and who make the statement in their character, जब तक वो उस कैरेक्टर में है तभी तक। यानी अगर कोई पार्टनर है तो पार्टनर के रहने के दरमियान जो वो स्टेटमेंट देता है उस दरमियान, न उससे पहले न उसके बाद। समझ रहे? ये कहता है, ये चौथा है आपको proprietary and pecuniary interest in। फिफ्थ है जिससे, देखिए क्या लिखता है, persons from whom the party of the suit have derived their interest, जिससे उनका हित व्युत्पन्न हुआ हो। जैसे अगर किसी को कोई प्रॉपर्टी मिलती है, अगर मान लीजिए आपको प्रॉपर्टी मिल रही है सक्सेशन के थ्रू, तो आपका हित कहां से व्युत्पन्न हो रहा है? नेचुरली आपके एंसेस्टर से, क्योंकि वो एंसेस्टर प्रॉपर्टी है तभी तो सक्सेशन में आया है। तो उनका, या आपको प्रॉपर्टी मिल रही है विल के थ्रू, तो आपका हित कहां से ड्राइव किया? तो अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जिसमें कोई व्यक्ति निवास करता है, ए की ये प्रॉपर्टी है, इस पे बी रहता है और ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई सी को, और ए ने कभी कहा था कि बी इस प्रॉपर्टी पे टेनेंट है, तो इसका ये स्टेटमेंट कि बी टेनेंट है सी के लिए एडमिशन है, रेलेवेंट है। ये तो एडमिशन है ही, क्योंकि कौन व्यक्ति कर रहा है? ये व्यक्ति कह रहा है जिससे हित व्युत्पन्न हुआ है, यानी सी को इंटरेस्ट कहां से मिला है? ए से मिला है। तो ए का स्टेटमेंट ये एडमिशन हो जाएगा। समझ रहे हैं? और कौन है? यानी इंटरेस्ट डिराइव्ड। और देखिए क्या कर रहा है, उस statement made by person whose position or liability it is necessary to prove as against any party to the suit are admissible। इसका इलिस्ट्रेशन समझ लीजिए, इसको आप समझ लेंगे। देखिए, A undertakes to collect rents for B। A की काम क्या है?
किससे? बी से। बी से। ये काम है, ये इंग्लिश समझते हैं आप लोग? नहीं सर, बी के लिए रेंट तहसीलना उसका काम। ए के लिए रेंट तहसीलना। किससे इसको रेंट तहसीलना है? सी से। सी से। यानी ए और सी के बीच रिलेशन क्या है? टेनेंट है, तभी तो रेंट देगा। और ये इसका रेंट वसूलता है, ये एजेंट है रेंट वसूलने के लिए, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए इसको एजेंट बहाल किया गया है। ये सी का रेंट नहीं वसूलता है, इसलिए ए इस पे सू करता है। बी क्या कहता है कि इसका सी का कोई रेंट ड्यू नहीं है। वो कह रहा है कि सी का कोई रेंट ड्यू नहीं है तो वसूले क्या? सी कहता है कि मेरा रेंट ड्यू है। सी ईमानदार है। ये किसके विरुद्ध में कथन कह दिया? हाँ खुद, वेरी गुड। एक तो खुद अपने अगेंस्ट में, और दूसरा किसके अगेंस्ट में? देखिए अगेंस्ट में ये एडमिशन है। इसकी पोजीशन क्या है? खुद के विरुद्ध तो बोल ही रहा है, साथ साथ इसके विरुद्ध भी बोल रहा है। ये क्या कह रहा है? वाद के पक्षकार कौन है? नहीं, ए और बी है। ए और बी इसके बाद के पक्षकार हैं। क्या कह रहा है? A statement with the person whose position or liability is necessary to prove against any party of the suit. Any party of the suit इसकी पोजीशन। ये लेकिन एक कब तक बोल सकता है? जब तक इस पोजीशन में है, यानी जब तक वो टेनेंट है, जब तक ये ड्यू है। नहीं हम बता रहे हैं सर, हमने रोका क्यों था उसको भी थोड़ा देर के, जो बोले थे हम बाद में समझाएंगे। हम बता रहे हैं, आप समझ लीजिए कि पहले किससे किस कौन कौन कर सकता है। ठीक है, कंफ्यूजन है। A undertakes to collect rent for B. B sues A for not collecting rent due from C to B. A denies that rent was not due from C to B. A statement by C that he owed B rent is an admission and is a relevant fact as against A. A denies that C did owe rent to B. कुछ समझ में आया? क्यों कहते हैं कि डिक्लॉट रखा कीजिए? क्या समझ में आया? सी का एडमिशन क्यों एडमिशन है? सी का स्टेटमेंट क्यों एडमिशन है? ठीक है, देखिए पहली बात समझ लीजिए। हमने जब कहा पहला कौन है जिसका स्टेटमेंट एडमिशन होगा? इन दोनों का तो ऐसे ही है। इसका क्यों? ये तो वाद का पक्षकार नहीं है, ये वाद का पक्षकार है। नहीं वो तो हम समझ रहे हैं, क्योंकि एडमिशन होने के लिए क्या जरूरी है? रिलेवेंट फैक्ट एंड फैक्ट इशू के प्रति कोई अनुमान इंगित करे, सजेस्ट एनी इन्फ्रेंस। ये तो अनुमान इंगित कर रहा है ना। लेकिन क्या वाद का पक्षकार है सी? तो अब हम उस कंडीशन में आ गए हैं जब वाद का पक्षकार ना भी हो, हम उसका भी एडमिशन लेंगे। पर्पस फैक्ट एंड इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट के प्रति अनुमान इंगित कर रहा है। समझ रहे हैं? इसलिए इसका ये होगा। यानी ये कौन सा व्यक्ति है जो वाद का पक्षकार नहीं है फिर भी? सेक्शन 17 में वाद के पक्षकार न होने पे भी उसके अलग से। सेक्शन 7वां, ये दोनों ने अगर किसी थर्ड पर्सन को एक्सप्रेसली रेफर कर दिया है तो उस रेफरी का स्टेटमेंट एडमिशन हो जाएगा। किन दोनों ने? कोई जो नहीं, इन दोनों में किसी एक वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा स्वीकृति। इसके लिए सबसे जरूरी क्या है कि उसका जो डायरेक्शन होना चाहिए वो एक्सप्रेस होना चाहिए, यानी वो किसको रेफर कर रहा है। इसमें आपका आर्बिट्रेटर भी आएगा क्योंकि उसने रेफर कर रखा है। आपने अपने कॉन्ट्रैक्चुअल क्लॉज में डाल रखा है कि हम मामला कहाँ सुलझाएंगे,
आर्बिट्रेटर के बारे में। तो जैसे आपने एक्सप्रेसली का मतलब या तो वर्ड के द्वारा या बाई रिटन फॉर्म में अगर आपने इस चीज़ को डाल रखा है तो वैसे स्थिति में आर्बिट्रेटर का जो स्टेटमेंट आएगा वो एडमिशन की श्रेणी में जाएगा। हालांकि वाद का पक्षकार है क्या वो आर्बिट्रेटर, यानी ये दो व्यक्ति वाद के पक्षकार नहीं है। लेकिन उसके बावजूद उनकी एडमिशन रिलेवेंट हो जाएगी। जैसे देखिए उसके इलस्ट्रेशन को क्या कहता है, ए बी को घोड़ा बेचता है और पूछता है कि घोड़ा सही है या नहीं। वो कहता है कि जाके सी से पूछ लो। तो सी अगर कुछ भी कहता है उसके कंसर्निंग देन वो एडमिशन। इलस्ट्रेशन देख लीजिए उसी में। The question is whether a horse sold by A to B is sound. A says to B, go and ask C. C knows all about it. C's admission statement is an admission. ये किसको रेफर किया? एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली? इम्प्लाइडली करता तो ऐसे बता जाएगा किसी से भी पूछ लो। तब एक सवाल ये हो सकता है को कहे कि किसी से जाकर पूछ लो मेरा घोड़ा एकदम तंदुरुस्त है। देन एक्सप्रेसली होना चाहिए। किसी का क्या मतलब, ये तो वेग टर्म है, हम किससे पूछ लें? समझ रहे हैं? जैसे इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? एक्सप्रेस होना चाहिए। ठीक। देखिए हम लोग जो एडमिशन पढ़ रहे हैं उसके पीछे पर्पस क्या है। अगर मामला कोई विवादग्रस्त है और किसी एक पक्षकार उस चीज को एडमिट कर लेता है तो मामला समाप्त हो जाता है। समाप्त हो जाता है। स्टेट कर दे। अगर वो कहता है कि मैंने ऋण लिया है, पहला एग्जाम्पल क्या था कि ए क्या कह रहा था कि इसने इसको ऋण दिया है। बी क्या कह रहा था, हमने कोई ऋण नहीं लिया है। यहाँ नहीं कौन बोल रहा है? बी बोल रहा है। फैक्ट इन इशू क्या हो गया, ऋण लिया है या नहीं लिया है। अब अगर ये भी कह दे कि हाँ ऋण लिए हैं, विवाद रहा कुछ? तो जो फैक्ट एडमिटेड है क्या उसको प्रूव करना जरूरी है? क्या निकल के आया? फैक्ट एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूफ। कहाँ लिखा हुआ है? सर देखिए सेक्शन 53। fact admitted which need not to be proved. पूरा पढ़िए क्योंकि वो तो आधा है ना। No fact needs to be proved in any proceeding which the parties thereto or their agents agree to admit at the hearing, or which before the hearing they agree to admit by any writing under their hands, or which by any rule of pleading in force at the time they are deemed to have admitted by their pleadings, नीचे कुछ लिखा हुआ है। provided that the court may in its discretion require that
the fact admitted to be proved otherwise than by such admission. कुछ बात समझ में आई? In its discretion. इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि जो आपने एडमिट कर लिया उसकी वजह से वो अब उसकी मतलब सबूत की जरूरत नहीं है और उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे है। कोर्ट क्वेश्चन लेगा, क्योंकि हमने आपको पहले भी कहा था कि मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि नहीं मैं नहीं खून किया है, मैं नहीं कत्ल किया है, तो कोर्ट कहे चल चढ़ जाओ फांसी पे, ऐसा होगा? कोर्ट को मजा आता है समय खींचने में। अंडर इन्फ्लुएंस चेक करेगा। 21 डेट ले चुके मेरा, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो एडमिशन होगा वो दो तरीके का होगा। एक तो होगा आपका फॉर्मल एडमिशन, जिसको जुडिशियल एडमिशन कहते हैं, जो न्यायालय के अंतर्गत जो आप एडमिशन करते हैं। दूसरा होगा इनफॉर्मल या एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन, जो न्यायालय के बाहर आप करेंगे किसी से। न्यायालय के अंदर कैसे एडमिशन होगा? अगर मान लीजिए आप पूछताछ के दरमियान किसी चीज का जवाब देते हैं, आप किसी नोटिस का रिप्लाई करते हैं, आप प्लेंट के रिप्लाई में WS फाइल करते हैं, ये सब क्या है? ये सब के सब एडमिशन है। न्यायालय के बाहर अगर आप पत्र व्यवहार करते हैं, किसी से कुछ कहते हैं, जैसे इसने क्या किया, बाहर जाके सी से क्या कहा था कि मैंने लिया, एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन था। तो ये दो तरीके का होता है। अच्छा एक बात बताइए, हमने इसने सी से कहा कि हमने ऋण लिया है, जिस वक्त ये ऋण का ट्रांजैक्शन हो रहा था सी वहां मौजूद था? नहीं था। तो सी के स्टेटमेंट को हम एडमिशन मान लेते हैं। सी ने ट्रांजैक्शन होते हुए देखा, ट्रांजैक्शन होते हुए सुना, तो क्या ये हेयर्स एविडेंस है? क्या एडमिशन हेयर से एविडेंस है? क्योंकि क्या रूल है? Here say evidence is not. हर प्रत्येक मामलों में बेस्ट एविडेंस दीजिए। एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड टू द फैक्ट एंड इशू एंड हियर्स एविडेंस मस्ट नॉट बी एडमिटेड। यहाँ मामला क्या हो रहा है? कहाँ? हियर्स एविडेंस का मतलब क्या होता है और डायरेक्ट एविडेंस का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट एविडेंस किसको कहेंगे? जिसको आपने कॉन्सेप्ट किया अपने सेंस ऑर्गन से, वो डायरेक्ट एविडेंसेस है। आपने ये इसने सुना ना सर? देखा नहीं ना करते हुए, वो डायरेक्ट रिलेवेंट फैक्ट के बारे में वो बता रहा है, एडमिट कर रहा है। तो ये हेयर से एविडेंस है? नहीं है। आपको क्या लग रहा है ये कैसा एविडेंस है? सीखा सी अगर स्टेटमेंट देता है कि हाँ बी ने हमसे कहा था कि वो 1000 रुपया एक का ऋण लिया है, कोर्ट में वकील साहब के आप क्या पूछेंगे? आप उस वक्त कहाँ थे? तो बोलेंगे कि हम सुन रहे थे। आपने देखा है? नहीं। आप इस ट्रांजैक्शन के बारे में कैसे जानते हैं? तो हमें बी ने बताया। अब आप बताइए ये हेयर से एविडेंस है कि नहीं? एक बार में हूँ एक बार में ना। ये हेयर से एविडेंस है तो एडमिसेबल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो ये जो एडमिशन है, प्रश्न आपसे पूछा जाता है, एडमिशन जो है ये आपका हेयर से एविडेंस का एक्सेप्शन है। क्योंकि हेयर से एविडेंस को हमने क्या कहा था? हेयर से एविडेंस इज नो एविडेंस, ठीक है ना?
और 3 रूल्स में क्या है? हियर्स एविडेंस मस्ट नॉट बी एडमिटेड। तो क्या ये हियर्स एविडेंस है? पहला अगर ये सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा तो आप आंसर दे पाइएगा। आपके पास अभी तक जो कुछ भी एविडेंस एक्ट में आप लोगों ने स्टडी किया उसके अकॉर्डिंगली क्या है? हियर्स एविडेंस है या नहीं है? आर ब्राउन फोस्टर का केस याद कीजिए। यस। क्या हुआ था उस वक्त? उस गवाह को बुलाया था जिसने एक्सीडेंट नहीं देखा था। उसने क्या देखा था? ये भागती हुई स्पीड में गाड़ी देखी थी, उस व्यक्ति की चीख सुनी थी। उसके बाद जब उसके पास पहुंचा तो उसने बताया कि उस ट्रक ने उसको कुचल दिया। किसने बताया कि उसने ट्रक को कुचल दिया? जिसके साथ घटना घटी जिसने तो नहीं देखा था ना सर। उसके बावजूद उसके स्टेटमेंट को लिया गया था। यस सर। क्यों? कहा गया था कि हियर्स एविडेंस इज एक्सेप्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन। ये कहाँ गया था? आप तो मतलब कैसे देखिए हम बता रहे हैं, एक चीज समझ लीजिए अच्छे से, इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा। जरा सा आपका कॉन्सेप्शन घसकेगा ना तो ढेर सारे मिसकॉन्सेप्शंस क्रिएट हो जाएंगे। बिल्कुल साफ रहिए प्रोविजंस के कंसर्निंग। क्यों एडमिट किया गया था? क्योंकि क्या एडमिट किया गया था उस मामले में? पहले ये बताइए। ये कह रहे रेजिस्टे क्या है? एक ही संभवार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति, यही है ना? फॉर द सेम ट्रांजेक्शन, फैक्ट फॉर्मिंग द सेम ट्रांजेक्शन, उसकी बात कर रहे थे। उस व्यक्ति का कष्ट में कुछ भी कहना, कष्ट में मतलब ट्रक चढ़ के गया है तो कष्ट में ही है, और वो कुछ कह रहा है। ये सेक्शन 4 के तहत रेलेवेंट है, क्योंकि क्या कहता है? कुछ समय बाद, कुछ समय पर जो कुछ भी कहा गया, सुना गया, एक्ट 10 से जो भी था वो सब के सब रेलेवेंट है। किससे कह रहा है वो? और अपने ट्रांजैक्शन, सेम ट्रांजैक्शन का बयान दे रहा है, इस वजह से रेलेवेंट था। मतलब समझ रहे हैं? विक्टिम का बयान फॉर्मिंग द सेम ट्रांजैक्शन होने की वजह से रेलेवेंट था, ना कि हियर से होने की वजह से रेलेवेंट था। यहां सेम ट्रांजैक्शन है, यहां सेम ट्रांजैक्शन कहां है? ये तो जानता भी नहीं कि ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं हुआ, ये ऋण लिया कि नहीं लिया, ये तो जानता भी नहीं है। समझ रहे हैं? हाँ पूछिए। सर हम आज ही लेकिन ये पढ़ के आए थे कि हेयर्स एविडेंस है, हम उसी को क्लियर कर रहे हैं। कुछ बुक्स में लिखा हुआ है और सेम ही केस दिया हुआ है कि ये बटुकलाल की किताब में लिखा हुआ है कि हेयर सर नाम नहीं लीजिए, हम बता रहे हैं इसके रीजन है क्योंकि और सेम केस डाल रखा है आर वर्सेस फोस्टर 1938 ऐसे करके। तो आप गौर से पढ़िएगा कि किस वजह से रेलेवेंट है। अभी हमने क्या आपको बारीकी बताई, हेयर्स से वजह की वजह से नहीं रेलेवेंट है। वो सेम ट्रांजैक्शन फॉर्म था, इसकी वजह से सेक्शन 4 के तहत रेलेवेंट है वो। क्योंकि वो क्या कह रहा है, अब आप समझिए उस चीज को। हमने आपको एग्जांपल दिया था कि लड़ाई हो रही है, वहां लोग पीट रहे हैं, एक व्यक्ति पीट रहा है, दूसरा व्यक्ति पिटा रहा है, एक चिल्ला रहा है, एक कह रहा है मारो मारो। किस किस का स्टेटमेंट रेलेवेंट हो जाएगा वहां? जो कह रहा है, जो कर रहा है, जो आसपास सुन रहे हैं, और कितने देर पहले कितने देर बाद। बस उसी से नहीं, वो तो फिर हमने कहा था कि 3 महीना के अंतर पर भी अगर जहर दिया जा रहा है तो भी रेलेवेंट होगा, क्योंकि ट्रांजेक्शन सेम होना चाहिए। तो सेम ट्रांजेक्शन क्या था? लड़ाई थी। यहाँ ट्रांजेक्शन में क्या है? उस व्यक्ति के ऊपर ट्रक चढ़ गया। अब वो टैक्स चढ़ गया तो उस चिल्लाहट में हम इस चीज को क्यों मान लेते हैं कि वैसी स्थिति में वो झूठ नहीं बोलेगा? क्योंकि अब उसके पास इतना समय नहीं है कि वो फैब्रिकेट कर सके कोई नई स्टोरी। किसी को फंसाने की स्थिति में वो नहीं है। ट्रक अभी तुरंत चढ़ के गया हो उसके ऊपर से,
इस वजह से वो जाकर उससे पूछा क्या हुआ, तो वो बता रहा है। तो ये पार्ट जो है जो अपने बारे में बता रहा है सेम ट्रांजैक्शन की कंसर्निंग, वो सेक्शन 4 की तहत रेलेवेंट है, ना कि रजिस्ट्री की वजह से। पहली बात। दूसरी चीज, ऐसी परिस्थिति में इससे बढ़िया साक्ष्य मिल ही नहीं सकता है। अब का क्या क्या करें, उस व्यक्ति को मान साक्ष्य हम नहीं लेंगे, तुमने से क्या सुना, वो जो कह रहा है उसने जो बताया उसका हमने कहा, ये हियर्स एविडेंस नहीं है। हियर्स एविडेंस को स्वीकार नहीं करने के पीछे क्या कारण है? पहला ये कि अगर मान लीजिए किसी सुनी सुनाई बात से कहते हैं तो उस व्यक्ति को सामने वाले का क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मौका नहीं मिलता है। अच्छा, इसको ये ऐसे समझिए, ए कहता है कि बी ने ऋण लिया बाहर में, और सर तो इसका जो स्टेटमेंट है ये जब कहेगा तो बी को क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मौका मिलेगा, तभी तो रिलेवेंट करेंगे ना। अब अगर ये कहे कि मैं कहता हूं कि बी ने ऋण लिया और मेरे साक्ष्य को तब तक न स्वीकार किया जाए जब तक कि मुझे ही क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मौका न दीजिए, ये तो बड़ा एब्सर्ड सिचुएशन है। आप अपने ही बारे में क्रॉस एग्जामिनेशन करवाने की डिमांड कर रहे हैं, बात को समझ रहे हैं? कोई व्यक्ति के स्टेटमेंट खुद कह रहा है और कह रहा है कि हमको मौका दीजिए, हम अपना ही क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाह रहे हैं। करवाना क्या तो मतलब दूसरे वाले को मौका दे रहे हैं, खुद का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। इसीलिए तो कह रहे हैं कि जब ऐसी स्थिति बनती है तो जो आपका एडमिशन है, जिन बुक्स में भी लिखा है, सभी बुक नहीं मानते हैं कि ये हियर्स एविडेंस है या उसका एक्सेप्शंस है। मैं ये चीज समझा रहा हूं क्योंकि परिस्थितियों के अनुसार इस वक्त सबसे सर्वोत्तम साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। दूसरा, परिस्थितियां ऐसी हैं कि इसमें फैब्रिकेशन के चांसेस नहीं है, इस वजह से हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, न कि हियर्स एविडेंस के एक्सेप्शंस के रूप में हम एक्सेप्टेंस देते हैं उसको। इस बारीकी को समझिए और हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है? बैंक डिक्लेरेशन को क्यों हम एक्सेप्टेंस देते हैं? वो व्यक्ति मर गया, अब उसकी जगह कोई साक्ष्य दे ही नहीं सकता है, बुला नहीं सकते हैं, इस वजह से उसको कह रहे हैं। इसलिए थोड़ी कि उसने हियर्स एविडेंस की एक्सेप्शन के रूप में हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। वो सर्वोत्तम साक्ष्य होता है उस वक्त का, और हमें क्या है, बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन। उस वक्त का सर्वोत्तम साक्ष्य वही है, इसलिए दे रहे हैं, ठीक है? अब ये देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 19। एक व्यक्ति से क्या उम्मीद की जाती है कि वो अपने पक्ष में बात करेगा या अपने विपक्ष में बात करेगा? नहीं, ऐसा तो कभी किसी से उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जब भी व्यक्ति के या किसी भी सामाजिक प्राणी पे जितना भी इतना रिसर्च हुआ है, आदमी हमेशा अपने इंटरेस्ट के प्रति कॉन्शियस रहा है, और ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि वो ऐसी बात कहे जो उसके विपक्ष में चला जाए। इसका मतलब जब वो विपक्ष में कह रहा है तो सही कह रहा है, ये प्रिजम्पशन है। क्योंकि जब वो विपक्ष में कहेगा तो इसका मतलब कुछ सत्यता है। कोई व्यक्ति अपने ही पैर पे क्यों कुल्हाड़ी मारेगा? तो आप समझ सकते हैं, यही इसका जस्ट है। देखिए क्या कहता है, एडमिशन आर रेलिवेंट एंड मे बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स हिम। उस स्टेटमेंट को जो उसके अगेंस्ट में जाता है उसका प्रमाण दे सकते हैं। क्या फेवर में कभी नहीं देंगे? पहली बात,
उसी स्टेटमेंट को एडमिशन के तौर पे हम तवज्जो देंगे और प्रूव करने के लिए लाएंगे जो उसके विपक्ष में जाता हो। रीजन जान रहे हैं आप? कारण यही है कि विपक्ष में किया गया बयान उसके हित के विरुद्ध होता है, इसलिए संभावना कम है कि वो झूठ बोलेगा। इस वजह से तो अगर फेवर में करेगा तो कहेंगे कि हम आपको नहीं देने देंगे। इसका सिर्फ 3 एक्सेप्शन है और इसी 3 एक्सेप्शंस में उसके फेवर वाले बयान को हम रेलेवेंट मानते हैं और यही सेक्शन 19 है, इसलिए इसको जरा ध्यान से देखिए। देखिए क्या कहता है, पहला एक्सेप्शन कहता है एन एडमिशन में बी प्रूव्ड और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट when it is of such a nature that if the person making it were dead, it would be relevant as between third party under section 26. And section 26 उसकी बात करता है, उस व्यक्ति के साक्ष्य को रेलेवेंट मानता है जो व्यक्ति मर गया है, जो मिल नहीं सकता है, जो असमर्थ हो चुका है या जिसका बुलाना इतना एक्सपेंसिव है कि पर्टिकुलर मामले में रेलेवेंट प्रतीत होता हो। इन सभी चीज़ों के कंसर्निंग सेक्शन 26 बनाया गया है। हमारा पुराना 32 कहने वाला 26। ये क्या कर रहा है, इसको एक इलस्ट्रेशन से देखते हैं, आप समझ जाएंगे। A captain of ship is trying for casting her way. एक जहाज का कप्तान है ए, उस पे क्या चीज का चार्ज का ट्रायल चल रहा है, उसने जहाज को छोड़ के भागा नहीं है, दूसरी दिशा में घुमा दिया है। एक्चुअली जिस वक्त जहाज वगैरह चलाया जाता है उसकी एक मैपिंग होती है, उसके अकॉर्डिंगली ही उसको चलाते हैं ताकि वो पर्टिकुलर जगह पहुंच सके। वरना समुद्र में आप जहाज चला आपको तो दूर तक दिखेगा नहीं कि आपको कहाँ जाना है। आप हवाई जहाज पे बैठे आपको नहीं पता है कि आप कहाँ चले जाएंगे, तो इसलिए एक मैप बनाया जाता है, उसी रूट पे आपको चलाना होता है। ये कहता है कास्टिंग हर वे, एविडेंस इज गिवन टू शो दैट द शिप वाज टेकन आउट ऑफ हर प्रॉपर कोर्स। वो कह रहा है कि उसके जो कोर्स था उससे अलग हटके ये एविडेंस दिया गया, उसने जहाज को ले गया। अब ये कहता है ए प्रोड्यूसेस ए बुक केप्ट बाय हिम in the ordinary course of his business showing observations alleged to have been taken by him from day to day and indicating that the ship was not taken out of her proper course. ये उस बुक को प्रस्तुत कर रहा है जिसको आपको उस वक्त मार्क करने रहना पड़ता है कैप्टन को कि किधर ले गया, कहाँ ले गया, और डे टू डे का ये बुक कर रहा है। क्या हुआ, ये कैप्टन मर गया क्या? कैप्टन नहीं मरा। अगर मर जाता तो अगर कैप्टन मर जाता तो ये बुक रेलेवेंट हो जाता। हमने क्या कहा, एडमिशन के लिए क्या जरूरी है, ओरल, रिटन, डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। इसने बुक में क्या लिख रखा है, वो सारे डायरेक्शंस को फॉलो कर रहा है, ये सब कुछ इसने लिख रखा है। तो क्या इसका एविडेंस दे दें? क्योंकि ये अगर हम देंगे तो इसके फेवर में जाएगा। आप समझ रहे हैं, हमने सेक्शन 19 के तहत किस एडमिशन को प्रूव करने के लिए काबिल समझा, जो उसके अगेंस्ट में हो। हमने कब कहा कि सिर्फ 3 कंडीशन है जहां हम ये चीज को मतलब परमिट करेंगे कि वो अपने पक्ष में दे पाए, उसमें से ये एक है। उसमें क्या कहता है कि अगर ये मर जाता तो ये सेक्शन 26 के तहत रेलेवेंट हो जाता। आप खाली बारीकी से मुझे ये बताइए कि कैप्टन के मरने के बाद ये डॉक्यूमेंट हम देंगे या उसी वक्त देंगे? यही कह रहा है ना, इस चीज को समझ रहे हैं? क्योंकि 26 में तो बातें तब आएंगी ना कि जब वो व्यक्ति मर गया है, जब वो मिल नहीं सकता है, जब वो साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है। इन सब चीज़ों को तो ये व्यक्ति मरा है क्या, तो इसके डॉक्यूमेंट को इसके फेवर में देने की इजाज़त दे दें। हाँ, ये
इसके फेवर में है और ये इस कंडीशन में इसको लिया जा सकता है। समझ रहे हैं? इस गलतफहमी में नहीं रहिएगा कि जब वो मरेगा तभी देंगे। इस नेचर का होना चाहिए, इस प्रकृति का होना चाहिए। देखिए क्या कहता है, A may prove this assistant because they would be admissible between third party if they were dead. अगर वो मर गए होते तो एडमिसिबल हो जाते। ये एविडेंस आप दे सकते हैं एडमिशन के तौर पे फेवर में। अगेंस्ट में तो आप कभी भी दे सकते हैं। फेवर की बात चल रही है, फेवर का पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, and admission may be proved by your behalf of the person making it. by your behalf का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं ना, उसके पक्ष में। when it consists of a statement of the existence of any state of mind or body relevant or in issues made at or about the time when such a state of mind or body existed and is accompanied by conduct rendering its falsehood improbable. किस सेक्शन की बात कर रहा है? याद कीजिए, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बॉडी बॉडी फीलिंग, यस, बॉडी बॉडली फीलिंग सेक्शन। देखिए, सेक्शन को हमेशा जुबान पे रखिए। जितने भी चल रहे हैं ना, आपको मैं बता दूं, आप चाहे जिस फील्ड में भी रहिए, चाहे कंपटीशन देना हो, चाहे प्रैक्टिस करनी हो, सभी जगहों पे इसकी जरूरत कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, बुक्स, किताब, कोर्ट वगैरह सब जगह खुलती हैं। किसी को ये मान के नहीं चला जाता है कि वो बिल्कुल कंप्यूटर है और सब कुछ बताएगा। बस आपका इशारा वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए कि हाँ है कहीं, बस ढूंढ लीजिए, उतना ही से मतलब है। और अगर और मेहनत कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, और अच्छी बात है, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये क्या कह रहा है कि स्टेट ऑफ माइंड का मतलब क्या हुआ? उस परिस्थिति में एक व्यक्ति के पास ढेर सारा चोरी का वस्तु बरामद हुआ, उसके बारे में क्या प्रिजम्पशन था? ढेर सारा में आप जान रहे थे, या तो वो तो चोर है ही, किसी व्यक्ति के पास एक चोरी का सामान बरामद। इन दोनों में क्या फर्क है? दोनों के लिए प्रिजम्पशन एक ही है? हाँ? नहीं है। 109 का बी देखिए तो क्या कहता है, सॉरी 119 का बी, 119 का इलस्ट्रेशन बी या ए जो भी है। कौन सा है? ये है ना। बी तो जो आप बता रहे थे ना, accomplice वाली, क्या कहता है? A man who is in possession of the stolen goods should not conduct activity. चोरी के तुरंत बाद किसी व्यक्ति के कब्जे में अगर कोई चुराई हुई वस्तु प्राप्त होती है तो क्या प्रिजम्पशन, या तो वो चोर है या जानते हुए कि उस चोरी की संपत्ति उसने खरीद रखा है, ये प्रिजम्पशन है। अब अगर वो ये कहता है कि मैंने इसको इसके कम कीमत से बेचने के लिए इनकार कर दिया था, मेरे पास एक वस्तु है और इसकी कीमत है मान लीजिए 150 रुपया, बाजार मूल्य इसका 150 रुपया। अगर हम सच में चोर होते तो इसको कितना भी निकाल देते और हम बोले कि नहीं 150 से 1 रुपया भी कम है। ये क्या शो कर रहा है? मेरा स्टेट ऑफ माइंड, जिस वजह से
तो अगर इस तरह की कोई बात है, और साथ साथ क्या है कि ये मेरे कंडक्ट को भी शो कर रहा है। किस तरह का कंडक्ट? प्रीवियस और सब्सिक्वेंट? मैंने पहले से चोरी का संबंध रखा, तो सब्सिक्वेंट कंडक्ट को शो कर रहा है। ये मेरे कंडक्ट और क्या कर रहा है? मेरे कंडक्ट को एक्सप्लेन भी कर रहा है। किस किस सेक्शन की बात कर गए हम? आप बताइए। वर्डली सेक्शन 12, कंडक्ट सेक्शन 6, एक्सप्लेन सेक्शन 7। समझ रहे हैं? ये सारे के सारे कहां कहां रिलेवेंट होते चले जा रहे हैं। तो ये सब अगर चीजें उस वक्त के हैं तो ये हम फेवर में इसका दे सकते हैं हमारा। बट क्योंकि देखिए क्या है कि कोई व्यक्ति अगर दौड़ते दौड़ते भागते भागते चिल्लाते हुए कह रहा है कि मुझे पर्टिकुलर किसी व्यक्ति ने मारा है, क्या कर रहा है? भाग भी रहा है, दर्द से करा भी रहा है और कह भी रहा है। ये इसकी बॉडली फीलिंग है। साथ साथ देखिए उसमें क्या कहा है, relevant information about the time when such a state of mind body exists and is accompanied by the conduct rendering it falsehood improbable, यानी उसके असत्य होने को असंभाव्य बना रहा है। कारण है कि आप जिस कंडीशन में भाग रहे हैं, आपको चोट लगी है, उस चोट का कारण आप बता रहे हैं। यही सेम चीज वहाँ पोस्टर वाले को होता, वो क्या कर रहा था? वो अपनी चोट के कारण को बता रहा था, कैसे में चोट लगी। इसमें बच्चा बोलता है पापा चला गए मम्मी को। हाँ हाँ हाँ, वो ठीक है। लेकिन सवाल है, हाँ आप सोचिए कि बच्चे का जो स्टेट ऑफ माइंड है, जलते हुए मम्मी को देख के भागा या जो भी स्थिति है, उसमें उसकी झूठ बोलने की कितनी संभावना है? तो ये सब जो भी है ये एडमिशन है। किसके पक्ष में? जिसके पक्ष। समझ रहे हैं? थर्ड, admission may be proved or on behalf of person making it if it is relevant otherwise than an admission। इसने क्या कहा? एक आपका स्कोप खोल दिया कि एडमिशन वहाँ भी आप प्रूव कर सकते हैं जो सिर्फ 17 से 25 के बीच न भी आए, लेकिन दूसरे जगहों से वो रेलिवेंट है। जैसे अभी हमारा मामला जो था अभी, वो कहाँ कहाँ रेलिवेंट हो रहा था? सेक्शन 4 में रेलिवेंट हो रहा था, 7 में रेलिवेंट हो रहा था, 11 में रेलिवेंट हो रहा था, 12 में रेलिवेंट। ये सब के सब जहाँ अगर वहाँ से रेलिवेंसी अगर कवर कर रही है तो देन वो रेलिवेंट हो जाएगा उसके पक्ष में। ये पक्ष वाली बात है। विपक्ष में तो आप दे ही सकते हैं, विपक्ष में तो आपको दिक्कत ही नहीं है। हमें तो एक्सेप्शन देखना था। यही 3 चीज है जहां आप पक्ष में दे सकते हैं। सेक्शन 19 जल्दी समझ में नहीं आता है लोगों को, इसलिए आप सिंपल इस तरीके से इसको समझिए कि विपक्ष में दिया हुआ एडमिशन आप दे सकते हैं जिस व्यक्ति ने उसके अगेंस्ट में कहा, जैसे उसने कहा। और अगर पक्ष में देना हो तो सिर्फ ये 3 एक्सेप्शंस हैं, उसी के कंसर्निंग आप दे सकते हैं एडमिशन। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अभी हम लोग जिस चीज की चर्चा किए थे, एक ये इसको डिस्कस कर लीजिए। एज अगेंस्ट टू क्राइम कमिटेड बाय हिम एट कोलकाता। He produces a letter written by himself and dated at Chennai on that day and bearing the Chennai postmark on that day. The statement in the date of the letter is admissible because if A were dead, it would be admissible under clause B of section 26. कुछ समझ में आया? क्या कर रहे हैं वो? किस चीज का एक्यूज्ड है? कहाँ हुआ है क्राइम? कोलकाता में। लेटर कहाँ लिखा उसने? चेन्नई में। क्या डेट डाला उसने? उस तारीख का। कौन सा पोस्ट वो जो पोस्टमार्क लगाया है उसी तारीख का। अगर लेटर लिख रहा है
तो क्या जरूरी है एडमिशन के लिए? रिटेन ओरल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म उसने लिख रखा है। If you are ready, it would be admissible under section 26 of B। अब जरा एक मिनट देख लीजिए 26B क्या है। वो कारोबार के अनुक्रम का जो अस्तित्व है उसको वो साबित कर रहा है। कारोबार के अनुक्रम हम लोग और कहाँ प्रूव कर रहे थे? किस सेक्शन में जी? हाँ बताइए। क्या हुआ लास्ट क्लास में अभी डिस्कस किया है हम लोग। उसने पोस्ट डाला, याद है? कारोबार के अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत है, किस सेक्शन में है? सेक्शन वो पुराना वाला आप लेकर चल रहे हैं क्या? एविडेंस एक्ट नया वाला सेक्शन 13 में है, 11 में है। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन कुछ दिनों तक रहेगा क्योंकि पुराना वाला भी दिमाग में घूमेगा, अभी वाला भी आएगा, इसलिए उस चीज को समझिए। 11 में है, बहुत कंफ्यूजन होना है तो 2 सेक्शन खाली कटा दिए फॉर टाइम बिंग। 14 में नहीं, 11 में नहीं, 1 मिनट, 14 ठीक बोल रहे हो। Existence of course of behavior when we learn. क्या बोल रहे हो? Existence of course of behavior when we whose business when we learn. हाँ हाँ, क्योंकि अभी हम लोग 15 देख रहे हैं ना। एडमिशन कहाँ से स्टार्ट हुई है? 15 से। 17 में था ये, 17 में था पहले, तो अभी 15 देख रहे हैं, तो ठीक ही तो है। 14 आप हमेशा इस चीज को दिमाग में बैठा के रखिए। थोड़ा सा कुछ दिनों की एक्सरसाइज है, वो अपने आप फिर आने लगेगा। वो जैसे ही पुराना वाला चला जाएगा ना तो आने लगेगा। अभी वो रहेगा थोड़ा दिन कंफ्यूजन। सेक्शन मायने नहीं रखता है, सेक्शन तो आप ढूंढ लेंगे, उसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स का एक्सप्लेनेशन जो है वो क्या कहता है, प्रोविजन, वो अधिक मायने रखता है। हमें इस सवाल का जवाब दीजिए कि ये अगर मर गया रहता तो कहता है कि सेक्शन 26B में है। ये क्या साबित करना चाह रहा है? अलीबी एलिबाई नहीं, मर गया होता तो पक्का रिलेवेंट होता। ये कहाँ है इस वक्त? मर्डर कहाँ हुआ, मतलब जो भी, सॉरी ये क्या कहता है, क्राइम कहाँ हुआ? कोलकाता में। ये कहाँ है? चेन्नई में। इनकॉन्सिस्टेंसी दिख रही है? इनकॉन्सिस्टेंसी का सेक्शन कौन सा है? 9 है ना? तो अलीबी कहां से है? किस सेक्शन में अलीबी है? सेक्शन 9। तो ये सेक्शन 9 को कवर कर रहा है। हाँ एलिबाई तो साफ है सर, अलीबी भी कवर कर रहा है। जब वो जीवित रहता तो, मर जाता तो 26 में चला जाता, 26 में चला जाता, 26B में चला जाता। तो एडमिशन इसका एडमिशेबल है? एडमिशेबल है किस कंडीशन में है बताइए? ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस में। अलीबी का प्ली लेगा तो किसके पक्ष में जाएगा मामला? मेरे पक्ष, खुद के पक्ष, खुद के इसके पक्ष में जाएगा। इसके पक्ष में जाने के लिए क्या जरूरी था कि वो 3 कंडीशन में आता, तभी तो अपने पक्ष का एडमिशन वो दे पाएगा। एक्सेप्शन, तीनों एक्सेप्शन में आता। किस एक्सेप्शन में आ रहा है? हाँ? और हम कहें सी में आ रहा है तो मतलब ये तीसरा क्या कर रहा है? Admission may be proved on behalf of the person making it. क्यों? सेक्शन 9 में नहीं आ रहा है? हाँ सर एलिबाई तो है।
तो इसने तो खुला द्वार कर दिया ना कि अगर और किसी भी प्रोविजंस के तहत और उसकी रिलेवेंसी हो रही है तो हम उसको नहीं रोकेंगे। कैसे रुकेंगे? कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। अपने पक्ष में, इसके पक्ष में आना चाहिए। विरोध वाला हमेशा एडमिसिबल है, क्योंकि ये मान्यता है कि कोई व्यक्ति अपने विरोध में कोई बात नहीं कहेगा। पक्ष में होने के लिए क्या जरूरी है? इन 3 एक्सेप्शंस में आना चाहिए। समझ रहे हैं? देखिए क्या है, A is accused of fraudulently having in his possession counterfeit currency which he knew to be counterfeit. He offers to prove that he asked a skillful person to examine the currency as he doubted whether it was counterfeit or not. And that person did examine it and told him it was genuine. A may prove this fact. हमें बताइए कैसे? बात समझ रहे हैं? किस चीज का एक्यूज्ड है? कूटकृत करेंसी, मुद्रा, कूटकृत मुद्रा के उसके पोजीशन में है, उसके कब्जे में पाया गया है। वो क्या कह रहा है कि इसने इस कूटकृत मुद्रा को स्किलफुल पर्सन को एग्जामिन करने के लिए दिया था, और स्किलफुल पर्सन ने क्या किया? कहा कि इट वाज, वो क्या कहा? इट एग्जामिन्ड एंड टोल्ड हिम दैट इट वाज जेन्युइन। उसने कहा कि ये जेन्युइन, असली। ए में प्रूव दिस फैक्ट। अगर ये इसके एडमिशन को अलाउ कर दें तो किसके फेवर में जाएगा? ए के फेवर में जाएगा। फेवर में तो चला जाएगा, बट हम इसको कैसे बोलें कि आप ये रेलेवेंट है? थर्ड पर्सन को रेफर किया। थर्ड पर्सन को रेफर नहीं किया है कि उससे जाके पूछ लो, वो तो एग्जामिन करवाया था। उसने थोड़ी कहा कि उस जेन्युइन जिसने हमसे कहा उससे जाके पूछ लो। एक्सपर्ट पढ़ने की बात नहीं कर रहे हैं, ये उसके कंडक्ट को, उसके आचरण को बता रहा है। क्योंकि याद कीजिए, अगर ये क्या करता, अगर बेच देता या निकाल देता, ये कंडक्ट बता रहा है ना उसका। अब कंडक्ट कहाँ, कौन सेक्शन? हाँ सर, सेक्शन 5 में। सेक्शन 5 6 में होगा। देखिए होगा नहीं, 6 में ही होगा। 8 में था तो 2 घटा दीजिए तो 6 में होगा। 5 में तो केस एंड कॉज इफेक्ट। ठीक है। इस पे तो हम डिस्कस कर चुके हैं। एक is accused of receiving stolen goods knowing that to be stolen. He offers to prove that he refused to sell them below their value. A may prove the statement, though they are admissions because they are explanatory of conduct influenced by fact in issue. Explanation किसमें? He may. Fraudulent. इंट्रोडक्टरी, एक्सप्लानेटरी, किस सेक्शन में? 6 चीजें थी ना? यस सर, 7 में। यस। हर देखिए, इसलिए हम कहते हैं कि जब आप क्लास में कंटिन्यू रहते हैं तो आपके लिए ये भी आपकी ड्यूटी बन जाती है कि प्रीवियस लेक्चर्स को थोड़ा सा दिमाग में रखिए। दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, ये गायब होने लगेगा, इसलिए कोशिश कीजिए। अभी मेहनत कर लेंगे आप, बाद में तो फिर कंफ्यूजन शुरू हो जाएगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट है आपका क्लास। जब तक इसको कवर नहीं करेंगे, चाहे देर हो जाए चाहे कुछ, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिनको उठ के जाना होगा जा सकता है। 123 सेक्शन तक में। हाँ सर, हाँ छोड़ेंगे नहीं। आइए 20 क्या कहता है? ओरल एडमिशन एज द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर नॉट रेलेवेंट। पुराने वाले में ये सेक्शन 22 में था,
और साथ में 22A भी था। ये कहता है कि दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स है, उसके अंतर वस्तु का मौखिक साक्ष्य नहीं दिया कब जाएगा। रेलेवेंट होगा? 2 या 3 किसके बारे में कह रहा है? कंटेंट ऑफ When oral admission as to contents of documents are relevant. दस्तावेजों के अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक साक्ष्य कब सुसंगत होते हैं? मौखिक साक्ष्य क्या है? ओरल किस मामलों में कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट है? नहीं देखिए, डॉक्यूमेंट को प्रूफ करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वही प्रस्तुत कीजिएगा, जिसको प्राइमरी एविडेंस आप कहते हैं, उसको ही दे के उसको प्रूफ किया जाता है। यानी अगर आपके पास किसी भी तरीके का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है तो फर्स्ट आप उसी को देंगे। तो डॉक्यूमेंट को प्रूफ करने के लिए क्या दे रहे हैं? डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, और वो भी किस तरीके का? ओरिजिनल ओरिजिनल दे रहे हैं। किस कंडीशन में आप ओरिजिनल नहीं देंगे? जब ओरिजिनल नहीं है, जब आपके पास ओरिजिनल नहीं है, बाहर में दे गया हो, हट गया हो, चोरी हो गया हो, अपोजिट पार्टी के पास हो, ये सब चीजें अगर हैं या नष्ट हो गया हो किसी तरीके से, देन आप सेकेंडरी एविडेंस देंगे। सेकेंडरी एविडेंस मतलब उसके फोटोस्टेट कॉपी या उससे जैसे भी बना हुआ हो वो डॉक्यूमेंट्स आप देंगे। ओरल एविडेंस देंगे कब? कंटेंट ऑफ हाँ, कंटेंट मतलब उसी में जो लिखा हुआ है उसी की तो बात कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट का मतलब ही उसके अंदर कुछ कंटेंट है, और कंटेंट के कंसर्निंग आप अगर कुछ भी कहना चाह रहे हैं तो आप समझिए कि जिस चीज को आपने कंटेंट में लिख लिया है वो आपकी मेमोरी में तो रहेगा नहीं। आप अगर मान लीजिए ये पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट ये एविडेंस एक्ट के हैं, ये सब के सब मेमोरी में रहेंगे। इसका ओरिजिनल लाने के लिए गजट निकालेंगे कि क्या पब्लिश हुआ था, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। जो भी डॉक्यूमेंट है, जिससे आपका सेल डेट हो, विल हो, किसी तरह का कोई तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा आपके पास उसके कंसर्निंग। आप एक रिसिप्ट लेते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, उसकी रिसिप्ट मिलती है, वो भी तो एक डॉक्यूमेंट है। तो आपको जब इसकी प्रस्तुत करना हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? ओरिजिनल देंगे। ओरिजिनल नहीं है तो सेकेंडरी देंगे। तो जब सेकेंडरी देने की स्थिति में है तब आप ओरल एविडेंस देंगे। पहली बात समझ गए? ये क्या बोल रहा है? ये सेक्शन क्या कह रहा है कि दस्तावेजों के अंतर वस्तु के बारे में मौखिक साक्ष्य ओरल एविडेंस कब रेलेवेंट है? फर्स्ट कंडीशन क्या है? जब आप सेकेंडरी एविडेंस दे रहे हैं। सेकेंडरी एविडेंस कब देंगे? जब आप ये प्रूव कर देंगे कि प्राइमरी एविडेंस आप देने की स्थिति में नहीं है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने की स्थिति में नहीं है। यानी फर्स्ट आपको क्या प्रूव करना होगा? प्राइमरी नहीं है, लेकिन आप सेकेंडरी देंगे। जब सेकेंडरी देंगे तब आपको इजाजत मिलेगी ओरल देने की। बात समझ रहे हैं? अच्छा, चलिए, हमने ओरिजिनल प्रस्तुत कर दिया, सामने वाले ने अपोज कर दिया कि ओरिजिनल जेन्युइन नहीं है, ये नकली है। फिर वैसे कंडीशन में ओरल एविडेंस देंगे। यानी दो कंडीशन में हम डॉक्यूमेंट के संदर्भ में ओरल एविडेंस देने की इजाजत आपको देते हैं। पहला कब? जबकि प्रश्न ये है कि आपके ओरिजिनल है कि नहीं। दूसरा, उसकी जेन्युइननेस को चैलेंज किया गया है। आइए देख लीजिए इसको क्या कहते हैं। ओरल एविडेंस एज टू बी कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट आर नॉट रेलेवेंट unless and until the party proposing to prove them shows that he is entitled to give secondary evidence. यानी प्राइमरी आप नहीं दे सकते हैं। जब आप इस कंडीशन में आ जाएंगे तीन अपने अब सच डॉक्यूमेंट अंडर द रूल्स हियर इन आफ्टर कंटेंट। ये कहाँ लिखा हुआ है कि सेकेंडरी एविडेंस कब दिया जाएगा? ये सेक्शन 60 में लिखा हुआ है। पहले 65 था, अब 60 हो गया। 60 में दिया हुआ है कि किन किन कंडीशन में आप सेकेंडरी एविडेंस देंगे। और unless the genuineness of the document produced is in question, जब उसके genuineness को ही चैलेंज कर दिया गया हो तो ऐसी स्थिति में। पुराने वाले एक्ट में एक इसके जस्ट बाद एक इंजर्शन था और उसके बारे में कहा गया था इलेक्ट्रॉनिक कवलिंग के कंसर्निंग में आप ओरल एविडेंस कब देंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इन्होंने हटा दिया है, इसको नहीं रखा है इस पर।
इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के कंसर्निंग अगर पूछ दिया जाए तो उसमें सिर्फ एक ही चीज़ है, इसमें दो बातें थी। पहली बात है कि सेकेंडरी एविडेंस कब देंगे, जब स्थिति में आ जाएंगे तब ओरल एविडेंस देंगे, और दूसरा जब इसके जेन्युइननेस को चैलेंज किया जाए तब। इलेक्ट्रॉनिक वाले मामले में जब जेन्युइननेस को चैलेंज किया जाए तब आप देंगे ओरल एविडेंस। यहाँ समझ गए? आइए 21। अब यहां से समझिए, इन सिविल केसेस, यानी जब ये 21 में सिविल केसेस लगा रहा है, इससे पहले कहीं इसने लगाया सिविल केसेस? अभी तक हम लोग जितना डिस्कस किए हैं 15, 16, 17, 18, 19, 20, कहीं उसने इस तरह का टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की सिविल केसेस? नो सर। इसका मतलब वो दोनों में लागू होगा, इससे पहले वाले सब के सब, सिविल और क्रिमिनल सब में लागू होगा। सेक्शन 21 स्पेसिफिकली सिविल केस के लिए है। और सिविल केस में क्या कहता है? इन सिविल केसेस नो एडमिशन इज रेलेवेंट If if it is made either upon an express condition that evidence of it is not to be given, or under circumstances from which the court can infer that the parties agreed together that evidence of it should not be given. क्या मतलब हुआ इसका? दोनों पार्टी राजी है इसका एविडेंस नहीं देना। हम आपसे समझौता करना चाहते हैं और समझौते में हमने लिखा कि हाँ हमसे गलती हुई है, चलिए हम इतना कॉम्पनसेशन आपको देंगे, और साथ में ये भी लिख दिया कि इसको एविडेंस के तौर पे नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। हमने डॉक्यूमेंट बनाया और आपको दिया, समझौता करने दिया। आप निकल गए हमसे तेज क्योंकि आपने एडमिशन देख लिया, इसमें तो लिखा है किसने गलती की है, और नीचे भी पढ़ लिया कि इसको एविडेंस के तौर पे नहीं दिया जाएगा, उसके बावजूद अब आप इसको एविडेंस के तौर पे दे रहे हैं। तो ये कहता है कि नहीं, वैसे मामले में इसको प्रिविलेज डॉक्यूमेंट कहते हैं, जहां लिख दिया गया हो कि इस तरह के चीजों को हम साक्ष्य के तौर पे नहीं देंगे। पहली कंडीशन कि आपने लिख दिया, दूसरी कंडीशन सरकमस्टांसेस ऐसे हैं कि कोर्ट ये मान के चलता है कि पार्टीज एग्री कर गए थे इस बात पे कि इस चीज को साक्ष्य के तौर पे नहीं देना है। पहला कंडीशन में जब आप इसको देते हैं तो ये एविडेंस के तौर पे एडमिसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हम ऐसे साक्ष्य को देने की अनुमति दे दें तब तो सारे जितने भी सुलह की गुंजाइशें हैं सब समाप्त हो जाएंगी। एक मिला नहीं डॉक्यूमेंट कि आप निकालने लगे बदला। इसलिए जब इस तरह का कोई प्रिविलेज डॉक्यूमेंट आता है जहां आप लिख देते हैं एक्सप्रेसली कि इसको साक्ष्य के तौर पे नहीं दिया जाएगा और उसको प्रोड्यूस किया जाता है, तो इसको साक्ष्य के तौर पे स्वीकार नहीं है। सिविल मामलों में, क्रिमिनल मामलों की बात नहीं कर रहे। अगर जो आपने नहीं लिखा तो प्रिविलेज डॉक्यूमेंट, कोर्ट इन्फ्लुएंस निकालेगा। यस, देन कोर्ट इन्फ्लुएंस करेगा। ऐसी परिस्थितियों में वो दोनों एग्री कर गए थे इस बात पे कि वो इसका साक्ष्य में नहीं दिया जाना चाहिए। यहां तक समझ रहे हैं? Nothing in this section shall be taken to exempt any advocate from giving evidence of any matter of which he may be compelled to give evidence under subsection 1 and 2 of section 132. अब हम वकील साहब के पास पहुंचे और हम उनसे कह रहे हैं कि हमें एक क्या कहते हैं, किसी की प्रॉपर्टी हथियानी है, सो कुछ उपाय बताइए। ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के तहत आता है। तो प्रिपरेशन है। हम देखिए फर्क को समझिए इस चीज को। पहला, हमने एक व्यक्ति की संपत्ति कपट से हड़प ली है, आप मुझे डिफेंड कीजिए, एक कंडीशन। दूसरा,
हमें एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी कपट से हड़पनी है, हमें बताइए उपाय। और तीसरा, उसके नियोजन के रहते हुए हमने एक कपटपूर्ण डॉक्यूमेंट तैयार किया उसके प्रॉपर्टी हड़पने के कंसर्निंग, और उसको बोल रहे हैं कि देखिए डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं। तीनों में क्या फर्क दिखा आपको? पहला ये कि हम अपराध करके पहुंचे थे और डिफेंस के लिए पहुंचे हैं। ये अगर वकील साहब से हम कह रहे हैं तो इस मेरा ये स्टेटमेंट वकील साहब कोर्ट में जाके बोल सकते हैं? नहीं बोलेंगे। सेकंड वाले में कि हमें उपाय बताइए, इसमें क्या हो रहा है? क्राइम करने के लिए फर्दरेंस ऑफ कोई इलीगल पर्पस है जिसको हम उसके लिए जा रहे हैं। ये वकील साहब इसको कंपेल किया जा सकता है कोर्ट में बोलने के लिए? चूंकि 132 हम लोग अभी नहीं देखे हैं, वहां ये प्रोविजन है, हाँ इसको बोला जा सकता है। तीसरी कंडीशन, उनके नियोजन के क्रम में ही, मतलब अभी ड्यूरेशन चल ही रहा है इम्प्लीमेंट का, उसी बीच हम कोई कपट या फ्रॉड करते हैं जो ऑब्जर्व कर लेते हैं वकील साहब, तो इनके इस ऑब्जर्वेशन का साक्ष्य कोर्ट में दिया जा सकता है या कॉम्पेल किया जा सकता है। देना और कॉम्पेल करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। देने में स्वेच्छा से देंगे, कोर्ट कॉम्पेल कर सकती है किस बात के लिए? कहाँ है प्रोविजन? वो क्या देख रहे थे लास्ट में 168 जो देख रहे थे, उसमें कर सकता था ना किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, किसी से प्रश्न करने के लिए, वो कुछ भी कॉम्पेल कर सकते हैं। बहुत अधिक पावर दे रखा है। तो वैसी स्थिति में अगर वो करते हैं तो वैसी स्थिति में ये क्या होगा? अब अगर हम उनसे धीरे से कहते हैं कि देखिए तो हम कहे दिए, इसको साक्ष्य में न दिया जाए। हम लोग 21 में क्या देख रहे हैं? In civil cases, no admission is relevant if it is made either upon an express condition that evidence of it is not to be given. क्या कर सकते हैं बताइए? हमने उनसे कहा कि इसको साक्ष्य में नहीं दीजिएगा, क्रिमिनल कैसे हो गया? फ्रॉड तो फ्रॉड भी है ना। फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। कुछ मामले टॉर्ट भी हैं, ऑफेंस भी हैं। डिफेमेशन टॉर्ट भी, ऑफेंस भी है, फ्रॉड दोनों है। तो ये सिविल मामलों में जब हम कह रहे हैं कि इसका साक्ष्य नहीं दिया जाए, तो क्या ऐसे मामलों में इस सेक्शन का सहायता लेके 132 पे किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकते हैं? हमेशा याद रखिएगा, ये सेक्शन उस बात की इजाजत नहीं देता है। समझ गए? यहां तक क्लियर है? अभी तक के जितने भी प्रोविजंस हम लोगों ने देखे हैं उसमें अब हमें एक ही बताइए कि जो हमारा एडमिशन है उसकी एविडेंसली वैल्यू क्या है? क्योंकि जिस वक्त हम डेफिनेशन देख रहे हैं वो क्या कहता है? एडमिशन क्या है? क्या स्टेटमेंट है? किस तरीके का? ओरल, डॉक्यूमेंट्री, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है। और करता क्या है ये? रिलेवेंट फैक्ट एंड फैक्ट इन इशू के प्रति कोई इन्फ्लुएंस सजेस्ट करता है, कोई अनुमान इंगित करता है। तो किस तरीके का एविडेंस हुआ? एडमिशन हो भी गया तो एडमिशन का एविडेंस की वैल्यू क्या होगा? इसकी एविडेंस वैल्यू देखने के लिए सेक्शन 25 को देखिए। Admission are not conclusive proof of the matter admitted, but they may operate as estoppel under the provision hereinafter contained.
क्या है एडमिशन? Not कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। कंक्लूसिव प्रूफ मतलब क्या कोई एविडेंस? जब एक फैक्ट साबित हो जाता है तो उस फैक्ट को काटने के लिए दूसरे साक्ष्य देने की अनुमति नहीं है, वो निश्चायक हो जाता है। ये कहता है कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, इसका मतलब रिबेट कर सकते हैं। दूसरी चीज, परिभाषा से क्या पता चलता है कि यह सिर्फ अनुमान इंगित करता है, फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट के बारे में। तो यहां तक तो बात समझ में आती है। ये बाद में लिख के इसने क्या कर दिया, बट दे में ऑपरेट एज अ स्टोपल। चूंकि स्टोपल हम लोग अभी डिस्कस नहीं किए हैं, उसमें आप ऐसे समझ लीजिए फॉर टाइम बिंग कि एक व्यक्ति है जो अपनी कार्य घोषणा या लोग के द्वारा दूसरे को विश्वास दिलाता है कि कोई चीज सही है, और उस विश्वास के आधार पे दूसरा व्यक्ति अपने लीगल स्टेटस में चेंज कर लेता है। तो फिर उस पहले वाले व्यक्ति को ये नहीं कहने दिया जाएगा कि जो पहले कहा था वो गलत है। समझ रहे हैं? क्या कंडीशन होना चाहिए? एक व्यक्ति पहला क्या किया, कोई कार्य किया, कोई लोग किया, कोई डिक्लेरेशन किया, और ये करके दूसरे वाले व्यक्ति को विश्वास दिलाया कि कोई चीज सही है। हाँ, मतलब समझ लीजिए कि उसके पास ऐसे समय में कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, उसने कहा कि मेरी प्रॉपर्टी है, और उस व्यक्ति को आई प्रॉपर्टी खरीद, और जब वो खरीद लिया तो कहता है कि नहीं ये प्रॉपर्टी नहीं है। बाद में वो प्रॉपर्टी बाई इनहेरिटेंस या सक्सेशन उसके पास आ गई, तो अब उसको ये नहीं कहना दिया जाए, क्योंकि हुआ क्या, वैसे स्थिति में सेकंड वाले पार्टी का लीगल स्टेटस चेंज हो गया, और जैसे ही वो चेंज हो गया तो फर्स्ट वाले पार्टी को अब ये कहने की इजाजत नहीं है कि आपने जो पहले कहा था वो झूठ है। यानी कि अगर एडमिशन ही कोई इस तरीके का हुआ है कि सेकंड वाले पार्टी का कोई लीगल स्टेटस चेंज हो गया है, तो ये एस्टोपल की तरह ऑपरेट करेगा और ये कंक्लूसिव प्रूफ हो जाएगा। बात को समझ लीजिए। ज्यूरी क्या है कि उस सेकंड वाले व्यक्ति का लीगल स्टेटस चेंज हो जाना चाहिए। अगर उसने सुना, कोई एक्शन नहीं लिया, तो ऐसे में कुछ नहीं हो, जस्ट एक फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट की तरह कोई अनुमान इंगित करेगा, और एक जस्ट ऐसे पीस ऑफ एविडेंस रहेगा, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं रहेगा। लेकिन जैसे सेकंड वाली पार्टी ने उसके बाद पे, उसके एडमिशन पे विश्वास करके अपने लीगल स्टेटस को चेंज किया है, वह एस्टोपल की तरह इस्तेमाल हो जाएगा, और देन वह कंक्लूसिव प्रूफ हो जाएगा। अब हम उसको नहीं कहने के कि तुमने जो पहले कहा वो झूठ है। समझ गए? एक लास्ट जो इसका एस्पेक्ट रह गया है कि एडमिशन जो किया जाता है वो फैक्ट का किया जाता है या लॉ का किया जाता है? क्यों? आप जो पार्टी की तरफ से कोर्ट में बहस करते हैं और बताते हैं कि इस सेक्शन के तहत ये प्रोविजन है, इस सेक्शन के तहत ये प्रोविजन है, आप पार्टी की तरफ से एडमिशन ही तो कर रहे हैं। तो आपके एडमिशन को, हाँ वो है ना, लेकिन दूसरे वाला आप लर्नेड काउंसिल क्यों कहलाते हैं? दूसरा वाला पार्टी कहता है नहीं हुजूर इसका प्रोविजन देखा जाए, नहीं हुजूर इसका ये देखा, ये इस मामले में लागू ही नहीं होता। सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत एविक्शन नहीं होता है लेकिन होना क्या चाहिए? सेक्शन 23(1) फुलफिल होना चाहिए, बस स्थिति में हो जाएगा। अब ये बारीकियां हैं। तो फैक्ट का आप एडमिशन करते हैं या लॉ का एडमिशन करते हैं? दोनों का करते हैं। लेकिन बात आएगी जब, तो आपके फैक्ट के एडमिशन को हम कोर्ट में ले जाएंगे और उसको रिलेवेंट मानेंगे। लॉ के पॉइंट पे हम
उस पर कोई नहीं जाएंगे, क्योंकि लॉ डिसाइड करना किसके ऊपर है? लेजिस्लेशन नहीं, वो जो बैठे हैं साहब वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा अप्लाई होगा कौन सा अप्लाई नहीं होगा। आपका एडमिशन चाहे लीगल स्टेटस ही क्यों ना चेंज हो गया हो, लॉ के पॉइंट पे अगर है तो कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा। समझिए? ठीक है, बच गए आप। नेक्स्ट क्लास कॉन्फेशन देखेंगे।